तो हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, जहाँ पर हमने पढ़ा था सूर्य, ठीक है, और सूर्य के बारे में हमने सारी चीजें देख ली थी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में, ठीक है। चलिए, तो ग्रहों की एक बेसिक सी डेफिनेशन से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत लो से हाई की तरफ बढ़ूंगा। मैं उन लोगों को भी साथ में लेके चल रहा हूँ जो जीवन में पहली बार ग्रह पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रह तो ग्रह हम कैसे कहेंगे कि ग्रह मतलब सूर्य की परिक्रमा करने वाले क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ग्रहों की एक परिभाषा तय की गई है, ठीक है। ग्रहों की परिभाषा तय की गई है IAU ने, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा जो है एक ग्रह की परिभाषा की गई है कि भाई हम किसे ग्रह कहेंगे। क्या सूर्य की परिक्रमा करने वाले सारे पिंडों को हम ग्रह कहेंगे? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो परिभाषा है, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि IAU यानी कि अंतरराष्ट्रीय, मैं लिख भी देता हूं, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ। कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि ये जो IAU है जो किसकी संस्था है, ठीक है। ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। इसकी स्थापना कब हुई थी ये कमेंट्स बॉक्स में तुम बताना, ठीक है। तो IAU यानी कि अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने जो है वो 2006 में एक नई परिभाषा दी थी। किसकी? ग्रह की। 2006 में नई परिभाषा, ठीक है। 2006 में नई परिभाषा दी थी जिसके अनुसार क्या था कि ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना जाएगा, ठीक है, जिनकी कुछ जो कि कुछ चीजों में, कुछ पैरामीटर्स में खरे उतरते हैं, ठीक है। जो कि IUCN की परिभाषा में आते हैं उन्हें ग्रह कहेंगे। तो किन्हें? तो उनकी पहली परिभाषा थी कि अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हो। अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा, तो पहले तो तुम ये समझ लो कि कक्षा किसे कहते हैं, ठीक है, ऑर्बिट किसे कहते हैं। जैसे कि ये एक सूर्य है, ठीक है, ये एक सूर्य है और इसके चारों ओर ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से कोई भी चक्कर लगा लेगा। एक सीक्वेंस है, जैसे कि ये मैंने एक ऑर्बिट बनाया, ये कक्षा बनाई, यानी कि कोई भी जो ग्रह है वो ग्रह सिर्फ इसी इतने ही एरिया में चक्कर लगा सकता है। ऐसा नहीं कि वो अगले दिन जो है वो ऐसा यहाँ से चक्कर लगा दे, ठीक है, ये नहीं हो सकता। ये तो हर ग्रह जो है वो एक एक ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा, ऐसा कहीं भी जो है वो चक्कर नहीं लगा सकता है। तो ये चीज तो हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं इसका एक ऑर्बिट बनाता हूँ, ये है। अब इसे ये सूर्य को हम मिटा के थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। ये बना दिया और यहाँ पर ये सूर्य है, ठीक है। तो ये उसका ऑर्बिट है, तो वो इसी में ही चक्कर लगाएगा, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं, तो मैंने दूसरा ऑर्बिट बनाया, 2 मिनट रुकना। हाँ, तो जो है वो इस तरह से इस ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा। तो ये जो इसे कहोगे क्या? निश्चित कक्षा, ठीक है। तो निश्चित कक्षा तुम अच्छे से समझ गए होगे कि निश्चित कक्षा क्या होती है। तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे? पहली परिभाषा कि अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करे। अपनी निश्चित कक्षा में
सूर्य की परिक्रमा करे। ठीक है, निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करे। दूसरा है कि ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी कक्षा के आसपास कोई भी अन्य पिंड को रख सके, जैसे कि पृथ्वी। तो पृथ्वी की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी का एक आकर्षण शक्ति है, ठीक है, पृथ्वी की एक जो है वो एक आकर्षण शक्ति है, और उस आकर्षण शक्ति के कारण से ही जो है वो उसने किसको पकड़ के रखा है, चंद्रमा को पकड़ के रखा है। ठीक है, ऐसे ही जो है बहुत सारे ग्रह ने, जो कि मैंने पिछली बार तुम्हें लिखवाए भी थे कि किसके कितने उपग्रह हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है दूसरा दूसरा ग्रह आप किसे कहोगे कि वो किसी भी पिंड को, अब कोई जरूरी नहीं कि उपग्रह को ही, ठीक है, किसी भी पिंड को, मतलब वो उल्का पिंड हो सकते हैं, वो क्षुद्र ग्रह हो सकते हैं, वो धूमकेतु, इनके बारे में हम आगे देखेंगे कि उल्का पिंड क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं और धूमकेतु क्या होते हैं। ठीक है, इन सब हम पढ़ेंगे। तो वो ये कहता है कि भाई इसकी एक आकर्षण शक्ति होनी चाहिए, और इस आकर्षण शक्ति से वो किसी भी पिंड को, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को जो है वो पकड़ कर रखे। ये दूसरी परिभाषा है। तो दूसरी परिभाषा क्या है कि इनकी आकर्षण शक्ति हो जिससे जिससे वह किसी पिंड को, जिसमें तुम कोष्टक में लिख लो उल्का पिंड, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, धूमकेतु, ठीक है, को पकड़ कर रखे। तो क्या करे, पकड़ कर रखे। ठीक है, तो इनकी आकर्षण शक्ति हो जिससे वो क्या करे, जिससे वो उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु इनमें से किसी को भी जो है वो पकड़ कर रखे। ठीक है, ये एक होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आई- दूसरी चीज जो है वो इसके पास ये भी शक्ति होनी चाहिए कि वो इसको कक्षा से जो है वो पूर्णतः बाहर कर दे। ठीक है, या फिर जो है वो कुछ को अपनी कक्षा में बनाए रखे, यानी कि जैसे कि किस उसके पास ये भी पावर होनी चाहिए कि वो ऐसा नहीं कि हर पिंड को जो है वो पकड़ कर रखे, वो चाहे तो जिस पिंड को बाहर भी कर सकता है या अपनी कक्षा में जो है वो बना कर भी रख सकता है, जैसे कि चंद्रमा को पृथ्वी ने अपनी कक्षा में बना कर रखा हुआ है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर तरह की चीजों को वो पृथ्वी जो है वो अपने चारों ओर चक्कर लगवा रही है। ठीक है, तो ये उसके पास शक्ति होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो है वो उसका एक पर्याप्त द्रव्यमान हो, एक स्पेसिफिक मास हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं ये कल जब से मैंने जियोग्राफी स्टार्ट की उस समय मैं एक चीज बताते रहता हूँ कि मास जो है वो मास जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, यानी कि जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड किस पर करता है, मास पर। ठीक है, ना कि मास ग्रेविटेशनल फोर्स पर, जो मैंने पहले बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसका एक पर्याप्त द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, पर्याप्त, तो ये पेंट है, हाँ, तो यहाँ पर इसका पर्याप्त द्रव्यमान हो। ठीक है, इसका पर्याप्त द्रव्यमान हो जिससे कि जिससे कि उसमें आकर्षण बल हो। ठीक है, जिससे कि क्या हो, उसमें आकर्षण बल हो।
ठीक है। अब अगर आकर्षण बल रहेगा तो आकर्षण बल रहेगा तो उससे होगा क्या, उसी के कारण से कोई भी जो पिंड है, वो सॉरी कोई भी जो ग्रह है, कोई भी जो प्लानेट है, वो अपने आप को गोल रख पाता है। ठीक है। अगर आकर्षण बल नहीं रहेगा तो इसका शेप जो है वो गोलाकार नहीं बना रहेगा। तो ये आकर्षण बल के कारण से ही जो है वो अपने आप को गोल रख पाता है। तो यहां लिख लेना, ताकि वह अपने आप को अपने आपको गोलाकार रख पाए। ठीक है। ताकि वह अपने आप को क्या रख पाए, गोलाकार रख पाए। ठीक है। चलो, तो ये तीन चीजें जो है वो होनी चाहिए उसके। ठीक है। अब देखो ग्रहों की अगर हम बात करें आगे के पॉइंट, ठीक है, अब ये IUCN की वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। ठीक है। ये 3 पॉइंट उन्होंने बताए थे कि IAU जो है वो IAU कहता है कि 3 चीजें होनी चाहिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो है वो एक निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा होनी करनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद एक इनकी आकर्षण शक्ति हो, जिससे कि वो ये किसी भी ग्रह को पकड़ सकें या बाहर कर सकें अपनी कक्षा से। ठीक है। तीसरी चीज, उनका एक द्रव्यमान होना चाहिए, इससे कि आकर्षण बल हो, ताकि वो अपने आप को गोलाकार रख पाए। ठीक है। ये 3 चीजें तुम्हें याद रखनी है। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं, तो जो ग्रह होते हैं उनके पास जो है वो खुद का कोई प्रकाश नहीं होता और ना ही उनकी खुद की ऊष्मा होती है। ठीक है। तो इनके पास खुद का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। ठीक है। अब खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है तो किससे मिलती है इन्हें, तो ये सूर्य से मिलती है। ठीक है। यह सूर्य से प्राप्त करते हैं। ये ऊष्मा और प्रकाश किससे प्राप्त करते हैं, सूर्य से प्राप्त करते हैं। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। ठीक है। फिर जो है वो ग्रह जब अपनी का अक्ष पर घूमते हैं, अक्ष का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये कोई ग्रह है। ठीक है। अब ये ग्रह के बीच में से अगर मैं कोई एक रॉड घुसेड़ दूं इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सल हो जाएगा। जैसे कि पहिए में जो है वो बीच में एक्सल होता है। ठीक है। जैसे ये एक पहिया है, तो इसमें ये बीच में जो है वो एक्सल रहेगा। ठीक है। ऐसे ही जो है वो हर ग्रह में जो है वो बीच में क्या रहता है, अगर बीच में से मैं एक सरिया डाल दूं तो ये उसका अक्ष हो जाएगा। ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक है। तो अक्ष पर अगर इस एक्सल पर घूमे, एक्सल पर घूमे यानी कि वो जहां पर है वहीं पर गोल गोल घूमे, वो क्या कहलाएगा, एक्सल। यानी कि तुम एक जगह खड़े होकर अगर गोल गोल घूम रहे हो, एक ही जगह खड़े होकर, तो तुम क्या कहोगे, तुम अपने अक्ष पर घूम रहे हो। ठीक है। और इसको रोटेशन कहोगे या हिंदी में घूर्णन कहोगे या परिभ्रमण कहोगे। ठीक है। हिंदी के वर्ड पर ये थोड़ा ध्यान देना, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कई बच्चे जो है वो चारों ओर घूमना भी परिभ्रमण समझ लेते हैं। ठीक है। तो चारों ओर घूमना नहीं, अपनी ही जगह पर घूमना क्या कहलाता है, अपनी ही जगह पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है या घूर्णन कहलाता है। ठीक है। तो ग्रह जो है वो अपने ही अक्ष पर घूमते हैं। ठीक है। और ये अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन या परिभ्रमण या रोटेशन कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं, जिसे परिक्रमण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है। तो ये 2 शब्दों पर तुम्हें ध्यान देना है। पहला कि ग्रह ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हैं, अपने अक्ष पर घूमते हैं, इसे घूर्णन, ठीक है, घूर्णन, परिभ्रमण, परिभ्रमण, ठीक है। रोज अपनी बैटरी लो हो जाती है इस टाइम। हाँ, या रोटेशन, ठीक है, कहते हैं।
फिर जब ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम? तो इसे परिक्रमण कहते हैं। इस पे अंडरलाइन करके लिखना, परिक्रमण या रिवॉल्यूशन। या क्या कहोगे? रिवॉल्यूशन। ठीक है। फिर जो है वो वर्तमान समय में सौरमंडल में पृथ्वी के 8 ग्रह हैं, ठीक है, जो कि तुम्हें पता है। लेकिन ये 8 ग्रहों की बात करूं तो इनके 2 तरह के क्लासिफिकेशन है। 8 ग्रह, और उनको हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला है तुम्हारा आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरे होते हैं वहाग्रह। वहाग्रह जिनको कहा जाता है जैवियन ग्रह, जिन्हें क्या कहा जाता है? जैवियन ग्रह, ठीक है। तो पहले तो हम सूर्य से क्रम देखेंगे कि सूर्य से दूरी के हिसाब से क्रम, फिर उसके बाद आकार के हिसाब से। ये वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा काम का रहता है। फिर उसके बाद पार्थिव ग्रह और जैविनियन ग्रह में अंतर देखेंगे, जो कि एमपीपीएससी के हिसाब से, यूपीएससी और बाकी एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नॉलेजेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर पार्थिव ग्रह किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम, तो सबसे शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं, ठीक है, अगर तुम्हें पता है, बुध क्रम पता है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे पार्थिव ग्रह, ठीक है। तो शुरुआत के 4 ग्रह कौन कौन से? बुध, दूसरा जो होता है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, और चौथा है मंगल, ठीक है। ये शुरुआत के 4 ग्रह जो हैं वो कौन से हैं? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये हैं तुम्हारे पार्थिव ग्रह। फिर उसके बाद में 4 ग्रह, जिसमें आता है बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, फिर उसके बाद आता है अरुण, और उसके बाद आता है वरुण, ठीक है। ये जो 4 ग्रह हैं, ये 4 ग्रह कहलाते हैं तुम्हारे महाग्रह या जैवियन ग्रह, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो 4 ग्रह तुम्हारे कौन से हो गए? 4 ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आंतरिक ग्रह हो गए, और महाग्रहों में आएंगे कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे महाग्रह। अब हम इनका क्रम देख लेते हैं कि सूर्य से दूरी के हिसाब से इनका क्रम। पहला कि भाई सूर्य से कौन कितना दूर है, तो ये तो वैसे सबको याद होगा, सूर्य से दूरी के हिसाब से क्रम, ठीक है। तो मैं चित्र से ही बता देता हूँ। तो सबसे शुरू में जो है वो कौन सा है? सबसे शुरू में है बुध, ठीक है। बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र, फिर शुक्र के बाद आ जाता है तुम्हारा पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आएगा तुम्हारा मंगल, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। फिर बृहस्पति,
बृहस्पति, शनि, शनि और नेपच्यून और प्लूटो। अरुण और वरुण, अरुण और वरुण, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो बुध को कहते हो मरकरी, एक बार एमपीपीएससी ने इनके नाम इंग्लिश में भी दिए थे, यानी इंग्लिश को हिंदी में भी इंग्लिश ही नाम दिया था, तो ये पता होना चाहिए। वीनस, ठीक है, अर्थ सबको पता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में मार्स, ये भी सबको पता ही चल गया होगा, ठीक है, मार्स। फिर उसके बाद जुपिटर, जुपिटर। फिर उसके बाद में शनि, यानी कि सैटर्न। फिर उसके बाद में अरुण, यानी कि यूरेनस, यूरेनस और नेपच्यून, नेपच्यून, ठीक है। तो ये जो है वो सूर्य से दूरी के हिसाब से इनका क्रम है ना। अब जो शुरू के चार देखो, तो शुरू के चार को हमने क्या कहा था, पार्थिव ग्रह कहा था या आंतरिक ग्रह। और बाद के चार को हमने क्या कहा था, बाद के चार को हमने कहा था बाह्यग्रह या जैवनिक, ठीक है। तो ये तो हो गया सूर्य से दूरी के क्रम में। अब हम बात करते हैं कि उसके आकार के क्रम में, ठीक है। चलो, तो आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में, आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो आकार के अनुसार अगर बढ़ते क्रम में देखें तो आएगा बुध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुध, बुध के बाद आएगा मंगल, मंगल। फिर उसके बाद आएगा शुक्र, शुक्र के बाद आएगा पृथ्वी, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आएगा आपका अरुण, सॉरी वरुण, वरुण के बाद अरुण, अरुण के बाद में शनि, शनि के बाद में बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है। तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति, ठीक है। तो इसके लिए कोई ट्रिक बना लेते हैं अपन। तो ट्रिक क्या हो जाएगी कि बुध से बी, ठीक है, मंगल एम, ठीक है, शुक्र बी एम एस, फिर उसके बाद में पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी। फिर उसके बाद में वरुण, अरुण, ईबीए, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है वो शनि और उसके बाद में बृहस्पति, ठीक है। या तो इंग्लिश में भी बना सकते हो तुम, ठीक है, तो जैसी तुम्हारी इच्छा हो। तो बीएमएस और उसके बाद में पीबीए, यानी पी और बीए, बीए यानी अपना सिलेबस वाला बीए याद रखो, ठीक है। एमएस यहाँ पर तुम, बीएमएस जो है वो एमएस डॉक्टरी में होता है, ठीक है, मास्टर ऑफ सर्जन, तो ऐसे याद रख लो। और एस भी, एस भी एन एक्स यू भी में यू हटा दो तो एस भी हो जाएगा, तो चीजें याद हो जाएंगी इजिली, ठीक है। तो यहाँ पर बीएमएस, ठीक है, फिर उसके बाद पीबीए और एस भी, तो याद रहेगा, ठीक है। चलो,
अब हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो देखते हैं जरा। तो यहां पर हम बात करेंगे अब किसकी, पार्थिव और जोवेनियन की। ठीक है, पार्थिव और जो जोवियन। ठीक है, तो पार्थिव और जोवियन ग्रह की अगर बात करें तो पार्थिव और जोवियन ग्रह क्या है, देखो। तो जो पार्थिव ग्रह है वो पार्थिव ग्रह का निर्माण सूर्य के निकट हुआ है। ठीक है, पार्थिव ग्रह का जो निर्माण हुआ है वो किसके, सूर्य के निकट हुआ है, सूर्य के पास निर्माण। ठीक है, इनका, और इनका जो निर्माण हुआ है वो सूर्य से दूर हुआ है। ठीक है, सूर्य से दूर निर्माण। ठीक है, पहला। फिर जो है वो पार्थिव ग्रहों की जो है वो सूर्य से निकटता होने के कारण से यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये सूर्य के पास है। तो या तो हम ऐसा लिख लें तो भी अच्छे से है। सूर्य के पास है जिसके कारण से टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा है, और ये सूर्य से दूर है इसके कारण से यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, कम है, तापमान कैसा है, कम है। ठीक है, फिर यहाँ सूर्य के पास होने के कारण से यहाँ पर बहुत शक्तिशाली हवाएं चलती हैं। ठीक है, यहाँ जो विंड की जो स्पीड होती है वो विंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और इसी कारण से मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर सौरिक पवन जो है वो सोलर विंड इतनी तेज होती है कि उन्होंने इनके ग्रहों को उड़ा के ले गई। ठीक है, ग्रहों से जो धूल के कण और गैसों को जो है वो उड़ा के ले गई। ठीक है, तो सूर्य से पास होने का एक और नुकसान क्या है कि जो सोलर विंड है, सोलर विंड स्पीड वो कैसी है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और इससे क्या हुआ, सोलर विंड स्पीड ज्यादा होने से इनके ग्रह उड़ गए। ठीक है, सिंपल सी बात है, इनके जो ग्रह हैं वो उड़ गए, सॉरी उपग्रह, उपग्रह। ठीक है, उपग्रह और गैसें जो हैं वो उड़ गई इनकी। ठीक है, गैसें भी लिख लो, कण और गैसें, धूल कण और गैसें जो है वो क्या हो गई, उड़ गई। फिर यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ सूर्य से जो है वो अधिक दूरी होने के कारण यहाँ भी हैं, गैसें भी हैं और इनके उपग्रह भी हैं। अरे यार, ये सब हट गया, चलो कोई बात नहीं। हम्म, तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सोलर विंड कैसी है, सोलर विंड जो है वो कम है। सोलर विंड की कमी है, और सोलर यानी सोलर विंड स्पीड जो है वो यहाँ पर कम है, और सोलर विंड स्पीड कम होने के कारण से यहाँ पर ग्रहों पर धूल के कण, धूल कण, ठीक है, और प्लस गैसें, ये कैसी है, ज्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर बात करें पार्थिव ग्रहों की तो पार्थिव ग्रह जो है वो आकार में छोटे हैं। क्यों, क्योंकि पार्थिव ग्रह आकार में छोटे होने के कारण से इनकी जो आकर्षण की शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आकार बहुत डिपेंड करता है, तो इनका जो आकार है वो कैसा है, कम है। ठीक है, वहीं पर इनका जो आकार है वो आकार कैसा है, ज्यादा है। ठीक है, और आकार कम होने से यहाँ पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल
गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करूं तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है, कम है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, और यहाँ पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति यहाँ पर कैसी है, ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण से वो गैसों को पकड़ के नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होने के कारण से ये गैसों को पकड़ पा रहे हैं, तो ये जो है कम होने के कारण गैसों को पकड़ नहीं पाते हैं, और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होने से गैसों को, ठीक है, गैसों को पकड़ पाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात करें कि इन ग्रहों पर भारी धातुएं जो है, भारी धातुओं की अगर बात करूं, लोहा और निकेल, इनकी मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, इन पर, क्योंकि गैसें तो यहाँ पर ज्यादा है नहीं, तो यहाँ पर किन चीज की मात्रा ज्यादा है, भारी धातुओं की, तो इन पर भारी धातु कैसी है, ज्यादा है, और यहाँ पर भारी धातु की कमी है, भारी धातु की यहाँ पर क्या है, कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर जो पार्थिव ग्रह होते हैं उनमें तो तुम्हें पता ही है कौन कौन से ग्रह हैं, ठीक है, और जेवेनियन ग्रहों की भी तुम्हें पता है कौन कौन से ग्रह हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो अंतर हो गया तुम्हारे पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रहों में अंतर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रहों के बारे में, जिनमें हम बात करेंगे सारे ग्रह की, बुध की, शुक्र की, पृथ्वी, अरुण, वरुण, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम जो उठाएंगे वो उठाएंगे बुध को, ठीक है। बुध, बुध यानी कि आपका मरकरी, ठीक है। तो देखो, तो मरकरी की अगर मैं बात करूं तो पहला, ये जो है वो सूर्य से सबसे ज्यादा करीब है, ठीक है, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, तो ये तो तुम्हें पता है, ये मैं लिखवाने की जरूरत। और ये जो है वो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर देता है। अब ये भी तुम्हें रटने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि याद रखना, सौर मंडल के जो सबसे पास के ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी कर लेंगे। कारण क्या है, क्योंकि उनका जो कक्षा है वो छोटी कक्षा है, ठीक है, और दूसरी जो चीज है उनकी स्पीड ज्यादा रहेगी, ठीक है, तो इस कारण से ये जो है वो तेजी से एक चक्कर पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चक्कर पूरा करने में इनको बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। तो ये एक चक्कर कितने टाइम में पूरा कर लेता है, तो ये एक चक्कर 88 डेज में पूरा कर लेता है, यानी कि जब कि सूर्य का एक चक्कर पूरा हो जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, एक वर्ष कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक वर्ष कितने दिन का होता है, 365 दिन का, यानी पृथ्वी 365 दिन में पूरा एक चक्कर करती है, लेकिन ये भाई साहब के यहाँ पर एक साल कितने का होता है, सिर्फ 88 डेज का, ठीक है। यानी कि 88 डेज में जो है वो अपना एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, यानी तुम ये सीधा लिखो कि वहां पर एक वर्ष बराबर कितना, 88 डेज, तो तुम समझ जाओगे कि एक वर्ष बराबर 88 डेज मतलब क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है, अगर मैं बात करूं कि 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है, कितना, 48 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। एक सेकंड में ये कितना चलता है, अगर आप घंटे में अगर इसकी स्पीड करें तो एक सेकंड में ये कितना चलेगा, एक सेकंड में चलेगा 48 किलोमीटर, और एक सेकंड में जो है वो 3600 घंटे होते हैं, वो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। और अगर आप 3600 का इसमें इंटू करें और जितना भी आपका आंसर है उतने किलोमीटर ये एक घंटे में चल लेता है, यानी भयानक स्पीड है इसकी, ठीक है। तो
ठीक है। तो इसकी स्पीड अच्छी खासी है, जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये एक तो ये पास है, ठीक है, इसका परिक्रमण काल कम है, और दूसरी चीज इसकी स्पीड ज्यादा है इसके कारण से, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर, यहाँ दिन जो है बहुत ज्यादा गर्म होता है और रातें जो है वो बर्फीली होती हैं। तो दिन कैसा होता है, दिन यहाँ पर गर्म, ठीक है, और रातें जो है वो यहाँ पर कैसी होती हैं, बर्फीली, ठीक है। दिन यहाँ पर गर्म होता है और रातें यहाँ पर कैसी होती हैं, बर्फीली। अब इसका भी रीजन है, ये भी तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है कि दिन जो है वो गर्म और रातें बर्फीली कैसे हो सकती हैं, कि भाई यहाँ तो अगर गर्मी के दिनों में दिन गर्म होता है तो रातें भी गर्म हो जाती हैं, ठीक है, एक एक दो दो बजे तक ठंडा होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि इन ग्रहों पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। यानी बुध की अगर बात करें तो बुध पर कोई वायुमंडल नहीं। अब गर्माहट कैसे होती है, तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। क्या रीजन है वो समझ लो जरा, कि भाई होता क्या है कि तुम्हारी पृथ्वी पर जो है वो वायु की एक परत है, ठीक है, ये वायुमंडल है, वायु का एक मंडल है। अब जो सूरज की रोशनी यहाँ पर आ रही है, वो रोशनी जो है वो वापस भी जाएगी, ठीक है। अब टकरा कर तो वापस नहीं, कुछ भाग टकरा कर जाता है, लेकिन कुछ भाग पार्थिव विकिरण है ना, पृथ्वी देखो गर्म होगी तो ठंडी भी होगी, और गर्म किससे होगी, ये आने वाली किरणों से, और ठंडी कब होगी, जब ये जो किरणें इसने एब्जॉर्ब की हैं, जो अवशोषित की हैं, उनको ये छोड़े, ठीक है। तो जब ये किरणों को जब ये छोड़ती है, कौन, पृथ्वी, जब इन किरणों को ये छोड़ती है, तो ये किरणें जो है वो बाहरी वायुमंडल में वापस नहीं जा पाती, ठीक है। ये जो किरणों को जब ये छोड़ती है, तो ये किरणें जो है वो बाहरी वायुमंडल में वापस नहीं जा पाती, और ये बाहरी वायुमंडल में जब ये वापस नहीं जा पाती तो इसके कारण से पृथ्वी गर्म हो जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वायुमंडल उसको रोक लेता है। लेकिन अब सोच के देखो कि अगर मैं इस वायुमंडल को हटा दूं, ठीक है, अगर मैं इस वायुमंडल को हटा दूं, तो क्या फिर इनको कोई रोकने वाला है, नहीं। तो ये पृथ्वी जैसे अगर पृथ्वी का वायुमंडल हटा दो, पृथ्वी तेजी से ठंडी हो जाएगी, और यहाँ पर रातों में बर्फबारी होने लगेगी, दिन बहुत गर्म होगा, ठीक है, लेकिन रातें पूरी ठंडी, क्योंकि बहुत तेजी से ठंड हो गई है, ठीक है, बहुत तेजी से ठंडी हो गई है। तो ऐसे ही बुध पर भी है। तो बुध पे क्या होता है, सूरज की रोशनी तो बहुत आती है, इसके कारण से ये गर्म बहुत है, लेकिन यहाँ वायुमंडल है ही नहीं। अब वायुमंडल नहीं है तो तेजी से ये ठंडा भी हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो यहाँ रातें कैसी होंगी, बर्फीली होगी, ठीक है। और इस कारण से यहाँ टेम्परेचर में बहुत अंतर होता है, कि दिन का टेम्परेचर अगर मैं बात करूं तो हो गया भैया कि 100 डिग्री सेल्सियस, रात का टेम्परेचर हो गया कि माइनस जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस मान लो, ठीक है, इतना। तो बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तापांतर का मतलब होता है, तापांतर यानी ताप में अंतर, दिन के तापमान और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है, ठीक है। बहुत सरल सी भाषा में मैं लिखवा रहा हूँ, कि कुछ भी बुकीज लैंग्वेज में यहाँ नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो दिन और रात के तापमान में जो यहाँ पर बहुत ज्यादा अंतर होता है, और यहाँ पर जो है वो वायुमंडल नहीं होने के कारण से इस बेचारे के कोई भी ग्रह भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, वायुमंडल ना होने के कारण से, क्यों ग्रह क्यों नहीं है, क्योंकि सूर्य की जो सोलर विंड आती है वो सब उड़ा के ले जाती हैं इसके, तो कुछ बचने ही नहीं देती बेचारे के पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वायुमंडल भी नहीं है, और दूसरा जो है वो क्या, उपग्रह भी नहीं है इसके, ठीक है, सैटेलाइट भी नहीं है इसके कोई, दोनों ही नहीं है सोलर विंड के कारण से, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा किसको, बुध के बारे में। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, शुक्र। देखो भैया, तो शुक्र से निपट लेते हैं, बीनस, ठीक है। तो बीनस क्या कहता है, ये भी जो है वो सूर्य के बहुत ज्यादा वो ये जो है वो सूर्य के नजदीक है, और वहीं पृथ्वी के भी नजदीक है, लेकिन पृथ्वी के ये सबसे ज्यादा नजदीक का ग्रह है, ठीक है।
और सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे ज्यादा चमकीला कोई खगोलीय पिंड है। ठीक है, मैं जब चमकीला उपग्रह है, यार उपग्रह तो नहीं कह सकते, पिंड, खगोलीय पिंड कहोगे, क्योंकि सूर्य उपग्रह वो ग्रह नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर बात करूं तो पहला पृथ्वी के सर्वाधिक पास, पृथ्वी के सर्वाधिक पास, ठीक है, और दूसरा, दूसरा है सूर्य और चंद्रमा के बाद, चंद्रमा के बाद सबसे अधिक चमकीला। सबसे अधिक चमकीला खगोलीय पिंड। ठीक है, सबसे अधिक चमकीला खगोलीय पिंड है ये। फिर उसके बाद में एक बात करें, ये जो है वो शाम को पश्चिम में और सुबह के समय ये पूरब में दिखाई देता है। ठीक है, और शाम के समय पश्चिम में और सुबह के समय पूरब में दिखाई देने के कारण से जो है वो इसको हम क्या कहेंगे, शाम के समय पश्चिम में तो सांझ का तारा, और सुबह के समय पूरब में दिखेगा तो सुबह को हम क्या कहते हैं, भोर कहते हैं, और शाम को हम क्या कहते हैं, सांझ कहते हैं। तो इस कारण से इसको शाम का, सांझ का तारा या और भोर का तारा कहते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें इसे देखना है तो तुम्हें पश्चिम दिशा में देखना पड़ेगा, कब, सुबह के वो शाम के समय। तो ये शाम के समय किस तरफ दिखाई देगा, शाम के समय पश्चिम में। ठीक है, और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, सांझ का तारा। और सुबह के समय ये, सुबह के समय पूरब में दिखाई देगा, इसलिए इसे क्या कहोगे तुम, भोर का तारा। ठीक है, शाम के समय ये किस तरफ, शाम के समय जो है वो पूरब, वो पश्चिम में, और सुबह के समय ये पूरब में दिखाई देगा। ठीक है, चलो, इसको जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि आकार में, डेंसिटी में, और जो है वो डायमीटर में, यानी कि आकार में, घनत्व में और व्यास में ये पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहते हैं, पृथ्वी की बहन। क्यों, क्योंकि आकार, ठीक है, क्योंकि आकार में, फिर उसके बाद घनत्व में, आकार में, घनत्व में और व्यास में, व्यास में पृथ्वी के समान है। ठीक है, आकार में, घनत्व में और व्यास में जो है वो ये किसके समान है, पृथ्वी के समान है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। ठीक है, और जो शुक्र का वायुमंडल है, लेकिन दिक्कत ये है कि शुक्र के वायुमंडल में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% है। ठीक है, और इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर किसी के वायुमंडल में रहेगी ना तो वो इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो सूरज के प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, हमारे वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर ये जो है वो 0.03 का 2% अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। ठीक है, इतना ज्यादा खतरनाक, तो सोच के देखो उसके वायुमंडल में 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन है, इतनी ज्यादा गर्मी है ना यहाँ पर कि प्रेशर कुकर की स्थिति है, और इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं, सल्फर डाइऑक्साइड समझ रहे हैं? तेजाब। ठीक है, अगर यहाँ चलेगा ना तो निपट ही जाओगे।
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके चारों ओर सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल हैं, तो किसके, शुक्र के। तो यहाँ पर बात करें तो वायुमंडल में कितना, 90 से 95%, इतनी ज्यादा, 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके कारण से अब प्रेशर कुकर जैसी स्थिति है, प्रेशर कुकर की स्थिति, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है वो सबसे अधिक गर्म है ये, अगले में लिख देता हूँ, सबसे अधिक गर्म ग्रह, सबसे अधिक गर्म ग्रह है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है इसके चारों ओर सल्फर डाई ऑक्साइड के घने बादल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात करें कि इनकी घूमने की दिशा कैसी है, तो पूरे सौरमंडल की बात करूं तो पूरे सौरमंडल में एक तो तुम्हारा शुक्र और दूसरा तुम्हारा यूरेनस, ठीक है, यानी कि अरुण, ठीक है। ये दो ऐसे हैं, एक तो शुक्र और दूसरा अरुण, ठीक है, अरुण या कौन सा, यूरेनस, ठीक है। ये जो है वो ये किधर से किधर घूमते हैं, सारे ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं, और ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं, पूरब से पश्चिम, यानी ऐसे घूमते हैं, ऐसे, ठीक है, इधर से इधर की तरफ पूरब से पश्चिम में घूमते हैं, ठीक है ना, दक्षिणावर्त, हिंदी में से क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। और बाकी के ग्रह कैसे घूमते हैं, बाकी के ग्रह जो है वो वामावर्त या फिर पश्चिम से पूरब घूमते हैं, ठीक है। फिर जो है वो इसका भी जो है कोई उपग्रह नहीं है, जो कि मैं पहले ही लिख कर चुका हूँ, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें कि भाई इसका परिक्रमण काल कितना होता है, याद है ना, परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल, ये दोनों में जो है वो चीजें अंतर होता है, ठीक है। जो सूर्य की परिक्रमा लगाए उसे क्या कहेंगे तुम, उसे तुम कहोगे परिक्रमण काल, और जो अपने ही अक्ष पर घूमे वो क्या है, परिभ्रमण काल। इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, इसलिए मैं याद दिलाता रहता हूँ। तो परिक्रमण, परिक्रमण यानी कि सूर्य का एक चक्कर, ये सूर्य का एक चक्कर कितने टाइम में लगा देता है, 225 दिन में, दो वो ये 28 दिन में, वो 88 डेज में लगा देता था, ठीक है। और ये जो है वो कितना, ये करता है 225 दिन में, ठीक है। और घूर्णन काल की अगर मैं बात करूं, यानी अपने ही अक्ष पर घूमता कितने में, तो वो बड़ा लंबा चौड़ा दिन है, 225 दिन में। ये देखो यहाँ पर एक साल हो जाता है, लेकिन एक दिन वहां कितने में होता है, वहां पर जो है वो एक दिन होता है तुम्हारा 243 डेज में, यानी पृथ्वी के 243 डेज में वहां पर एक दिन होता है, यानी कि हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक लंबे दिन रात जो है वो यहीं पाए जाते हैं। सोचो, एक साल से ज्यादा जो है यहाँ पर एक, जो है एक साल से ज्यादा वहाँ एक दिन होता है, ठीक है। यानी ये पूरा सूर्य का एक चक्कर की अगर मैं बात करूं तो एक चक्कर कितने दिन में लगा डालेगा, 225 दिन में। लेकिन अपने ही अक्ष पर अगर घूमने की बात करूं तो इतने धीरे धीरे घूमता है जे कि 243 दिन में जो है वो अपने ही अक्ष पर घूमेगा, ठीक है, 243 दिन में, ठीक है। तो ये समझ गए होगे। तो सर्वा सबसे लंबे
दिन और रात यहीं पाए जाते हैं, सबसे लंबे दिन और रात जो है वो यहीं मिलेंगे। चलो, तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, शुक्र की। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी या अर्थ की अगर हम बात करें तो पृथ्वी जो है वो पूरे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। ठीक है, एकमात्र ग्रह जहां जीवन संभव है। ठीक है, आकार की दृष्टि से इसका नंबर कौन सा आता है, पांचवा। आकार की दृष्टि से देखें तो ये पांचवें नंबर पर आता है। ठीक है, और पांचवें नंबर पर आएगा, फिर उसके बाद ये पार्थिव ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्थिव ग्रह की अगर बात करूं, चार पार्थिव ग्रह हैं। ठीक है, तो जो पार्थिव ग्रह है उनमें सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, पार्थिव ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह होता है। ठीक है, और वहीं सूर्य से दूरी के क्रम में ये तीसरे नंबर पर है, तो सीक्वेंस तो वैसे भी याद है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि ये झुकाव जो है वो अपने अक्ष का झुकाव कहलाता है। ऐसा झुकाव, ये उसका अक्ष है, तो अपने ही अक्ष पर ये कितना डिग्री झुकी हुई है, 23.5। तो ये 23.5 डिग्री झुकी है अपने अक्ष पर। ठीक है, ऐसी झुकी है पृथ्वी। अगर थोड़ा बड़ा सा ऐसा करके ये, तो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 23.5 डिग्री का है। ठीक है, फिर जो ध्रुवों के पास ये थोड़ी चपटी होने के कारण से जो है वो इसके आकार को हम जो है क्या कहते हैं, भूआव कहते हैं। अब ये बहुत कम लोगों को पता होता है, एनसीईआरटी में भी इसके बारे में है। ठीक है, कि भाई जो ध्रुवों के पास में पृथ्वी जो चपटी है, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, यानी यहाँ पर ये उसके ध्रुव कहलाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर कैसी है, पृथ्वी चपटी है। तो ध्रुवों के पास ध्रुवों के पास चपटी होने के कारण, चपटी होने के कारण, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, भूआब। भूआब या जुआइट, ठीक है, कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में पृथ्वी पर पानी बहुत ज्यादा होने के कारण से जब हम इसको आकाश अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इस कारण से हम इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो पानी अधिक होने से, अधिक होने से अंतरिक्ष से देखने पर, अंतरिक्ष से देखने पर इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर इसको क्या कहेंगे हम, नीला ग्रह कहेंगे। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब पृथ्वी का जो घूर्णन काल है, घूमने का जो काल है, पृथ्वी का
जो घूर्णन काल है वो कितना है, 23 घंटे 56 मिनट। ये अच्छे से रट लेना, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड है, ठीक है, यानी कि एक दिन लगभग। और इसका परिक्रमण काल कितना है? इसका अगर बात करें परिक्रमण काल, तो ये 365 दिन 5 घंटे 365 दिन 5 घंटे, ठीक है, 48 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड है। कौन सा है? 46 सेकेंड है, ठीक है। और पृथ्वी के सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, इसे क्या कहते हैं? सौर वर्ष। तो सौर वर्ष सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगा समय जो है वो क्या कहलाता है? इसका सौर वर्ष कहलाता है, ठीक है। तो जो सौर मंडल में, अब आगे और बात करें इसकी चीजों की, पृथ्वी की, तो देखो जो सौर मंडल की बात, ये क्या हो गया? ये, तो जो सौर मंडल में जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाले 5 ग्रहों में से एक है पृथ्वी, ठीक है। और वो 5 ग्रहों की अगर बात करूं, और जैसे कि जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो उसमें बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण, यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है। तो सौरमंडल में 5 ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, उसमें कौन है? पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी। फिर उसके बाद में बृहस्पति, अभी मैं बताऊंगा कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं। बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद आता है शुक्र, ठीक है, शुक्र और वरुण, ठीक है, ये 5 यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी, ज्वालामुखी तो सभी जानते होंगे, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी किन्हें कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी उन्हें कहते हैं जहां पर लगातार ज्वालामुखी उद्गार होते रहे, लगातार जो है वो ज्वालामुखी निकलते रहे, उसे हम क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। तो सक्रिय ज्वालामुखी उन्हें कहते हैं जहां पर लगातार ज्वालामुखी उद्गार होते रहे, जो लगातार ज्वालामुखी निकलते रहे, उन्हें हम क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे, ठीक है। तो ये 5 ग्रह हैं जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी निकलते हैं, वो कौन से? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, शुक्र, ठीक है, वरुण, ये जो है वो 5 है। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक हमने बात करी किसकी? पृथ्वी की। अब हम कल बात करेंगे शनि, बृहस्पति की, शनि, मंगल, इन बाकी ग्रहों की, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है वो लंबा चलेगा, लेकिन हाँ, अगर तुमने ये ले लिए ये लेक्चर, तो तुम्हारी इतनी शानदार तैयारी हो जाएगी जो कि इससे पहले कभी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अच्छे से क्लासेस लेना, एक भी क्लासेस मत छोड़ना। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लासेस में। और ज़्यादा से तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये यूट्यूब के वीडियो शेयर करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहो कि सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो जाए, ठीक है। वास्तव में कुछ नहीं करना है, लोगों को बस रिकमेंड ही करना रहता है, वीडियो दिखाओ ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, थैंक यू सो मच।